अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। दिन भर के समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। शुद्ध हिंदी भाषा, अल्प समय में अधिक समाचार देखने हेतु सब्सक्राइब करें अखंड मंथन। तो चलिए आरंभ करते हैं। पड़ोसी देश अफगानिस्तान में क्या चल रहा है और भारत तालिबान को लेकर क्या सोच रहा है, क्योंकि जब से चीन और रूस जैसे देशों ने तालिबान शासन को मान्यता प्रदान की है तब से भारत धर्म संकट में फंस गया है। उधर तालिबान को लेकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी प्रदान की। सूत्रों के अनुसार अभी भी भारत का स्टैंड वेट एंड वॉच की स्थिति में है और सर्वप्रथम सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने में लगी है। उधर अमेरिका भी 31 अगस्त से पूर्व अपने लोगों को निकालने के प्रयास में है, क्योंकि 31 अगस्त के पश्चात तालिबान का आधिपत्य काबुल एयरपोर्ट के निकट बढ़ता ही जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर कोहराम मचा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का एक बड़ा संकट बताया है और उसने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट पर हट जाने के लिए कहा है। इधर भारत भी बचाओ अभियान ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत 24 भारतीय एवं 11 नेपालियों को भारत ला चुका है, किंतु मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 80 अफगानी सिखों को तालिबान ने भारत आने से रोक दिया है। उन्हें पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को भी भारत लाने नहीं दिया। उधर तालिबान को लेकर भारत सरकार भले ही अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर रही है, किंतु भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि की या पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र भारत के विरुद्ध रचा तो भारतीय वायुवीरों को कश्मीर से काबुल की 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में देर नहीं लगेगी। हमारे जवान काबुल में घुसेंगे और तालिबानियों को घर में घुस कर मारेंगे। श्री रावत ने कहा कि तालिबान 20 वर्ष पश्चात भी नहीं बदला है और कंधार अपहरण में उसकी बड़ी भूमिका रही थी। श्री रावत के अनुसार तालिबान से निपटने के लिए कंटिजेंसी प्लान तैयार है और आवश्यकता पड़ते ही हम शत्रुओं पर धावा बोल सकते हैं। इस बीच तालिबान के विरोध में युद्ध लड़ रहा नॉर्दर्न अलायंस एवं तालिबान के मध्य एक दूसरे पर आक्रमण न करने को लेकर एक समझौता हुआ है। इधर तालिबान सरकार बनाने के प्रयास में तालिबान के सबसे खूंखार आतंकी मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अंतरिम रक्षा मंत्री बनाया गया है। इस आतंकी को अमेरिका की अगुवाई वाली नाटो सेना ने 2001 में जाकिर को गिरफ्तार किया था और 2007 तक ग्वांतनामो की जेल में बंद रखा था। ग्वांतनामो बे जेल क्यूबा में स्थित हाई सिक्योरिटी जेल है। यहाँ खुखार और हाई प्रोफाइल आतंकियों को रखा जाता है। उधर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि काबुल से एयरलिफ्ट किए गए 100 अफगानियों का संबंध आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से हो सकता है। ये लोग इंटेलिजेंस एजेंसी की निगरानी लिस्ट में हैं एवं ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से इन लोगों की पहचान की गई है। उधर तालिबान का दावा है कि विद्रोही गुट नॉर्दर्न अलायंस के 300 लड़ाकों ने तालिबान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इधर काबुल पर तालिबान के आधिपत्य के पश्चात अभी तक 87,900 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। तालिबान में मचे भीषण संग्राम के मध्य सबसे अधिक हमले महिलाओं एवं बच्चों पर हो रहे हैं। इसको लेकर तालिबान ने सफाई देते हुए कहा कि उनके लड़ाके महिलाओं का सम्मान करने हेतु प्रशिक्षित नहीं हैं, अतः कामकाजी महिलाएं अभी घर से ना निकलें। इधर पंजशीर में तालिबान एवं नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के मध्य हो रहे संग्राम से तालिबान के साथ पाकिस्तान भी घबरा गया है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को साधने की जिम्मेदारी दी है। कुरैशी बुधवार को तालिबानियों के समर्थन में पड़ोसी देशों को साधने में जुट गए। इसी श्रृंखला में कुरैशी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान ने कुरैशी से कहा कि अफगानिस्तान में ताजिक मूल के 46% लोग रहते हैं। तजाकिस्तान ऐसी सरकार को स्वीकार नहीं करेगा जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व ना हो। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान में ताजिक मूल के लोगों पर निशाना साधा जा रहा है। पंजशीर घाटी में भी अधिकतर ताजिक मूल के ही लोग रहते हैं। भारत में एक बार पुनः लगातार दूसरे दिन कोरोना के कुल 46,164 नए केस मिले हैं, जो पिछले दिन की तुलना में 22.7% अधिक हैं। अकेले केरल से ही 70% कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि एक्टिव केस एक बार पुनः 1% से पार हो गए हैं। अभी देश में कोरोना वायरस के कुल 3,33,725 रोगी हैं। वहीं इससे ठीक होने वालों की दर
97.63% है। केरल में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं को बढ़ा दिया है और सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। केरल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सायं जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 24 घंटे में 31,445 नए केस सामने आए थे, जो कुल मामलों के लगभग 68% हैं। इससे पहले मंगलवार को राज्य में 24,296 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। इधर राजस्थान के बाड़मेर जिले के भुटारिया गांव में वायुसेना का एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया। विमान जहां क्रैश हुआ वहां कुछ झोपड़ियां और अन्य कच्चे घर बने थे। विमान के गिरने और दूर तक घिसटने के चलते इन मकानों में आग लग गई। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि की कोई सूचना नहीं है। ग्रामीणों ने मिट्टी और पानी की सहायता से विमान और घरों में लगी आग को बुझाया। बताया जा रहा है कि तकनीकी त्रुटियों के चलते विमान उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया। सूत्रों के अनुसार विमान ने बाड़मेर के उत्तर लाई एयरबेस से उड़ान भरी थी और अचानक विमान नीचे की तरफ गिरने लगा। इस दौरान पायलट ने सूझबूझ दिखाई और विमान को जनसंख्या के क्षेत्र से दूर ले गया। इसके बाद पायलट ने स्वयं को इजेक्ट कर लिया, जिसके चलते उनकी जान बच गई। राजस्थान में सितंबर से एक बार पुनः मानसून सक्रिय होगा। राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा के संकेत मिले हैं। साथ ही पश्चिमी क्षेत्र में हवाओं के कमजोर होने से ये सिस्टम पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी मेहरबान हो सकता है। इससे नागौर, पाली, जालोर, जोधपुर क्षेत्र में वर्षा होने की संभावना है। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में इस सिस्टम का प्रभाव 31 अगस्त से दिखना आरंभ हो जाएगा। 31 अगस्त से कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होगी। सितंबर से कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में अच्छी वर्षा प्रारंभ होने लगेगी। इस सिस्टम का प्रभाव पहले वाले सिस्टम से यानी 19 से 23 अगस्त तक जो बना था उससे अधिक रहेगा। इसके कारण वर्षा भी अधिक होने की आशा जताई जा रही है। साथ ही इस बार पश्चिमी हवाओं का पैटर्न भी थोड़ा परिवर्तित हुआ है। यही स्थिति रही तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों में इस बार मानसून की मेहरबानी देखने को मिल सकती है। देश में अभी 40% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है और लगभग 1.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने तय समय में कोरोना की दूसरी डोज नहीं ले पाए हैं। ऐसे में पूरी आशंका है कि ये लोग कोरोना की तीसरी लहर के चपेट में आ सकते हैं। कोरोना वायरस पर आई 2 रिपोर्टों ने लोगों को उलझन में डाल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित समिति ने अक्टूबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की है, जबकि IIT कानपुर के प्रोफेसर ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर कहा है कि तीसरी लहर की आशंका ना के बराबर है। एक रिपोर्ट डराने वाली है तो दूसरी राहत देने वाली। PGI के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेश कुमार के अनुसार संसार के कई देशों में कोरोना की चौथी और 5वीं लहर भी आ गई है। उधर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने COVID-19 की संभावित तीसरी लहर की चेतावनी दी है, जो भारत में अक्टूबर के आसपास अपने चरम पर पहुंच सकती है। लेकिन रिकवरी रेट, पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस के आधार पर कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि तीसरी लहर आने में अभी और समय लगेगा। अफगानिस्तान से बाहर निकलने की इच्छा लिए हुए देश समेत विदेश के नागरिक भी काबुल एयरपोर्ट पर एकत्रित हो रहे हैं। खाने पीने की वस्तुओं की ऊंची मांग के चलते काबुल एयरपोर्ट पर पानी की एक बोतल $40 यानी लगभग 3,000 रुपये और एक प्लेट चावल $100 यानी लगभग 7,500 रुपये में बिक रही है। यदि कोई पानी की बोतल या खाना खरीदना चाहे तो उसे अमेरिकी डॉलर में ही भुगतान करना होगा, ना कि अफगानी करेंसी में। एक और तालिबान में भागदौड़ मची है। उधर विभिन्न देश तालिबान के प्रति अपनी राय प्रतिदिन परिवर्तित कर रहे हैं। पहले रूस ने तालिबान की प्रशंसा में कहा था कि तालिबान के प्रशासन में अफगानी नागरिक सुरक्षित हैं, किंतु वह अपने बयान से पलट गया है। बुधवार को राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि तालिबान के साथ ही साथ इस्लामिक स्टेट के होने से आतंकी हमले का संकट बढ़ गया है। नागरिकों की निकासी पर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 500 से अधिक लोगों को निकाला गया है, जिसमें रूस के साथ ही साथ बेलारूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन के नागरिक सम्मिलित हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तजाकिस्तान में उसने अपने टैंक भी तैनात कर दिए हैं और युद्धाभ्यास कर रहा है। रूस के रुख में ये बदलाव गंभीर खतरे का भी संकेत दे रहा है। कोरोना वायरस के कोहराम के मध्य एक भयावह समाचार मिल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि अगले 60 वर्ष में कोरोना जैसी कोई और घातक बीमारी संसार पर हमला कर सकती है। इटली में पडुआ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की टीम के अनुसार कोविड-19 एक सदी से भी अधिक समय में सबसे घातक प्रकोपों में से एक है। शोधकर्ताओं ने भविष्य के जोखिम की भविष्यवाणी करने के लिए पिछले 400 वर्षों में दुनिया भर की लाइलाज बीमारियों के प्रसार का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि सांख्यिकीय रूप से चरम महामारियां उतनी दुर्लभ नहीं हैं जितनी पहले मानी गई थीं।
आने वाले समय में इनके और अधिक होने की संभावना है और अगली महामारी 2080 तक पैर पसार सकती है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने पाया कि कोविड-19 और समान वैश्विक स्तर पर समान प्रभाव वाली महामारी की संभावना किसी भी वर्ष में लगभग 2% है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते प्रभाव के कारण कई ग्लेशियर पिघलने के कारण 2060 तक आते आते ग्लेशियर पिघलने की गति इतनी तीव्र हो जाएगी कि इसके चलते करोड़ों लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। यही नहीं, पूरे ग्लेशियर के मेल्ट होने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से धराशायी हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पूरी पृथ्वी का ग्लेशियर पिघल जाता है तो इससे लगभग 70 मीटर तक सी लेवल यानी समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। वहीं मैसी यूनिवर्सिटी के अप्लाइड मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रॉबर्ट मैकलेचन का ये कहना है कि अंटार्कटिका के ग्लेशियर के पूरी तरह से मेल्ट होने पर पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर शिफ्ट हो जाएगी। इससे कई स्थानों पर भारी हानि हो सकती है। पृथ्वी के सभी महाद्वीप आंशिक रूप से पानी के भीतर समा जाएंगे। लंदन, मुंबई, मियामी, सिडनी जैसे शहर पूरी तरह से महासागरों के अंदर समा जाएंगे। इससे करोड़ों की जनसंख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था, रहने लायक जगह पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। करोड़ों लोग बेघर होंगे, उनके पास रहने और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति में बड़े स्तर पर आपसी मारकाट की स्थिति भी पनप सकती है। इधर कई हाइपोथेसिस का ये भी कहना है कि ग्लेशियर पिघलने का प्रभाव पृथ्वी की घूर्णन गति पर भी पड़ेगा। इससे पृथ्वी के दिन का समय थोड़ा अधिक बढ़ जाएगा। पीने लायक 70% पानी ग्लेशियर के भीतर जमा हुआ है। उसके पिघलने पर यह शुद्ध पानी भी सॉल्ट वाटर में मिलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो दर्शकों, इसी समाचार के साथ बस इतनी सी बात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? क्या आप इन समाचारों को लेकर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अखंड मंथन पर इस तरह के समाचारों की बुलेटिन की संख्या हम और बढ़ाएं? यदि आप ऐसी कोई सुझाव या राय देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर हमें अपने संदेश प्रेषित कर सकते हैं। कई दर्शक ये भी कह रहे हैं कि हमें ज्योतिष का अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने अखंड मंथन को न्यूज़ चैनल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। किंतु दर्शकों, ऐसा नहीं है। अखंड मंथन पर हमारा प्रयास ये है कि आपको हर प्रकार की जानकारी एक ही मंच पर मिल जाए, ताकि आपको विभिन्न चैनल को सर्च ना करना पड़े। अखंड मंथन एक विस्तृत और वृहद दृष्टिकोण के साथ चल रहा है। आशा है कि हमारे 7.5 लाख दर्शक हमारे इस उद्देश्य में सहायक बनेंगे। धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। आप सभी दर्शकों को नमस्कार, हृदय से आभार।